इंडिया, भारत, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हैबिटेट, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला वह देश जिसकी 17वीं सेंचुरी तक दुनिया की जीडीपी में 30% हिस्सेदारी थी। एक विशाल देश जिसे इतना लूटा गया कि आज तक उसकी इकॉनमी रिकवर हो रही है और इसे लूटने वाला देश है ब्रिटेन। दरअसल ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ की जो गुड्स प्रोडक्शन था यानी चीज़ों का उत्पाद था उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और हम लोग बड़ी मात्रा में चीज़ों को विदेशों में एक्सपोर्ट किया करते थे और इसीलिए एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे थे और चाइना और श्रीलंका जैसे देश दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल थी उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और पूरी दुनिया महंगे से महंगे दामों पर हमारे कपड़ों को खरीदती थी। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉपर और टिन जैसे मेटल्स और कुछ मसाले, दवाइयाँ, इन्वेंट्रीज जैसे सामान इम्पोर्ट भी किया करते थे। लेकिन इम्पोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि पूरी दुनिया का सोना चांदी इंडिया में वापस आ जाता था, जिससे इंडिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ती रहती थी। अब 18वीं सेंचुरी तक ये सारा ट्रेड सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश ट्रेड को इंडिया में मोबिलाइज करना था, वो इंडिया में आती है और किसी तरह से इंडिया के जो छोटे बड़े किंगडम्स थे उनके राजाओं को गिफ्ट्स और पैसे देकर उनके राज्यों में खुद को स्टैब्लिश करती है। इसी तरह से बंगाल के राजा को भी समझा बुझाकर ये लोग वहाँ भी ट्रेड कर रहे होते हैं और इस पूरे रीजन से उन्हें बहुत फायदा हो रहा होता है। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसके और कंपनी के बीच में विवाद होता है और जिसके चलते नवाब उनके फैक्ट्री को सीज कर लेता है और कंपनी को वहाँ से निकालने के ऑर्डर्स दे देता है। लेकिन क्योंकि ये बंगाल वाला एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद था, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नवाब से बैटल करेंगे। होता भी वही है, वो लड़ते हैं और किसी तरह से जीत भी जाते हैं और बंगाल को अपने अंडर में ले लेते हैं और मीर जाफर को वहाँ का पपेट किंग बना देते हैं। ये लड़ाई 1757 में होती है जिसे बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इसके बारे में एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिया हुआ है। यहाँ से उन्होंने बंगाल को लूटना चालू किया और टैक्स सिस्टम को अपने हिसाब से कर दिया, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से ट्रेड करना शुरू कर दिया, मतलब कि मनमानी करनी शुरू कर दी। अब कंपनी को लग रहा था कि ये सही तरीका है, पूरे के पूरे प्रोविंस को जीत लो और लूटना चालू कर दो। लेकिन ये करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी और इतनी बड़ी आर्मी वो ब्रिटेन से तो नहीं ला सकते, इसीलिए उन्होंने यहीं के लोकल लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया और ये काम भी करता है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे और आर्मी में भर्ती हो रहे थे। अब आर्मी तो इनकी रेडी थी, तो सबसे पहले इन्होंने छोटे किंगडम्स पर अटैक किया, बाद में मैसूर जैसे बड़े प्रोविंस पर अटैक करके और वहाँ के टीपू सुल्तान को मारकर वहाँ से करीब 1800 करोड़ का सोना लूटा। ये तो सिर्फ रिकॉर्ड्स में है 1800 करोड़, एक्चुअल नंबर और भी ज़्यादा ही होगा। बाद में वो दिल्ली और मराठा एम्पायर को भी हरा देते हैं और वहाँ भी कंपनी रूल लगा देते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो कि उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिससे उन राजाओं का राज्य जिनका कोई अपना वारिस नहीं था, उनके मरने के बाद उनका राज्य अपने आप कंपनी के अंदर चला जाता था। अब इस रूल के कारण भी इनके पास कुछ बचे कुछ छोटे राज्य भी आ जाते हैं। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चारों तरफ से पैसा आ रहा था और ये पैसा इतना ज़्यादा हो गया था कि इन लोगों ने अपने ही देश में गड़बड़ करनी चालू कर दी थी। इन्होंने ब्रिटेन के एमपी को खरीद कर गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाता है और कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें इंडिया से हटा दिया जाता है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद सीन में आती है। इससे पहले तक सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी, पर 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडिया में आ जाती है और इसी के बाद वाले फेज को हम लोग ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। यहाँ से पूरे 100 सालों तक ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से इंडियन प्रोड्यूसर्स को वापस एक्सपोर्ट करने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अब भी ये इंश्योर करती है कि अभी भी प्रॉफिट उन्हें ही हो। दरअसल उन्होंने एक रूल लाया था, अगर इंडियन ट्रेडर्स को इंडियन प्रोड्यूसर्स से सामान लेना है तो उन्हें वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। पहले उन्हें सोना देकर एक बिल लेना होगा, फिर ट्रेडर्स ये बिल देकर सामान खरीदते थे और जब वापस प्रोड्यूसर्स बिल के बदले पैसा लेने जाते थे तो यहाँ उन्हें ट्रेडर्स का दिया हुआ सोना नहीं मिलता था, बल्कि एक पेपर करेंसी मिलती थी जिसे उन्होंने रुपीज़ कहा था, वो भी इनकम टैक्स काट कर। मतलब कि इसी एक सिस्टम से वो लोगों को 2-3 तरीके से लूट लेते थे और उन्हें पता भी नहीं चलता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के माने तो ईयर 1765 से ईयर 1938 तक इन लोगों ने इंडिया से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा, जो कि ब्रिटेन के अभी के जीडीपी से 15 गुना ज़्यादा है। इन सब के बाद फाइनली हम 1947 में आज़ाद होते हैं, मगर इस वक्त तक हम दुनिया की सबसे अमीर देश से दुनिया की सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आ चुके थे। इसी तरह से दिन ढलता है और हमारी इकोनॉमी पटरी पर आती है। लेकिन आज़ादी के बाद भी एक ऐसा समय आया था
कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों तक देश चलाने का पैसा बचा था। पर खुशी की बात यह है कि आज की डेट में हम पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2026 तक हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। आज पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है और एक बार फिर हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ चल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिलकर अपने देश को एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।